बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकुललार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। चित्र 9 है बंगाल का एक ताँती बुनकर। बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। इस चित्र में ताँती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? इसके लिए गूगल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भारतीय कपड़े का पतन आखिर में कैसे बर्बाद हुआ? भारतीय कपड़ा या फिर एक कारोबार। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। औरांग समझते हैं? फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। इस समय का जो सबसे प्रचलित वर्ड है वेयर हाउस, आप समझ सकते हैं, या फिर आप गोदाम यदि समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गोडाउन भी अंग्रेजी में कहा जाता है। स्रोत 1, हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824। आप देख सकते हैं, एक निर्णय ने भारत में 12,000 बुनकर, तो तथ्य में ऐसे मतलब जो लोग समर्थन किए होंगे इस बात का तो 12,000 हैं। जो लोग इससे संबंधित नहीं रहे होंगे, इसमें हिस्सा नहीं लिए होंगे, वो मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय लाखों की संख्या में लोग इसके कारण से प्रभावित हुए, जिनमें मतलब कई हजारों में लोगों की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, उनके जीवन जो भी मतलब कमाते धमाते थे उनका एक तरीका चला गया। स्रोत 2, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े।
जब हम भूखों मरने की हालात में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रखने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती अर्थात विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। अब मान लीजिए कि जिसका रोजी रोटी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे निर्भर है, अचानक से उसकी मांग डिमांड जो मार्केट में ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए या फिर जो भी हो, दाम इतने कम हो कि कोई मतलब न रह जाए। यदि आज आप 100 रुपये कमाते हैं और कुछ ही दिनों बाद ये कंडीशन आ जाए कि आप उसकी उतना ही काम करने पे आपको 25 रुपये मिल रहे हैं, तो स्थितियाँ कितनी बदतर हो जाएंगी आपके लिए। गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें। अर्जी भेजने वालों ने अपनी भुखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था, जिससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गए। अच्छा, गांधी जी ने जो चरखा का आंदोलन शुरू किया था, और इसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कि या फिर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। यही सब कारण थे कि यदि यहाँ का चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा, यहाँ के लोग सुखी समृद्ध होंगे, भुखमरी की स्थिति कम होगी। यही सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी जब एक लीडर होता है, अच्छा लीडर होता है, मतलब तो एक परिस्थितियों को समझता है, तो वो कोई ना कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है। हालांकि इस बात पे आप गांधी जी की आलोचना कर सकते थे कि वो कहते थे, उनका विचार था कि ये मशीन वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हालांकि ऐसा किया जाता या फिर अभी फॉलो किया जाए तो हम वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। मतलब एक तरह का, मतलब एक बचा हुआ था डिमांड, मान लीजिए कि एक तरीका है जिसमें अच्छा कलर किया गया और बुनाई वाला, जिसकी डिमांड थी भारी वजन वाला, वो बचा हुआ था, जिससे कुछ लोगों का रोजगार तो बचा ही होगा। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। मदुरा अर्थात आज मदुरई के नाम से फेमस है। यह शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। अभी मैंने बताया था। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई, और कोई भी चीज़ जब राष्ट्रवाद से जुड़ जाता है और राष्ट्रवाद को मानने वाले या फिर उस
विचारधारा के लोग हमेशा अच्छे खासे होते हैं। ये शुरुआत से ही रहा है और हमें लगता है कि जब तक यह दुनिया चलेगी, राष्ट्रवाद की एक भावना रहेगी, चलती रहेगी। उस भावना को जो भी पकड़ता है, राजनीति से लेके या फिर व्यापार करने वाले लोग ज़रूर सक्सेस होते हैं। आप इस समय मूवीज़ वगैरह को देख लेंगे कि कई राष्ट्रवाद की भावना इस समय अपने आज़ादी के बाद से कह सकते हैं कि फिर से चरम पे है एक तरीके से इस समय। तो मूवीज़ वगैरह जो राष्ट्रवाद को समर्थित करती हुई आती हैं तो पॉपुलर हो जाती है, ज़्यादा पैसे कमाती हैं। हालांकि थोड़ा सा यदि कोई चीज़ ऐसी बात होती है किसी दूसरी मूवीज़ में तो फ्लॉप हो जाती है, लोग उसका समर्थन नहीं करते, आलोचना करने लगते हैं। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। देखिए छिन्न भिन्न स्थिति हो गई। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल भी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली एक उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। अच्छा, एक तथ्य ये है कि कपास की जो उपज होती है जिससे रुई बनता है, जिससे कपड़ा बनता है, वो काली मिट्टी में ही उगता है। वो फसल काली मिट्टी में ही सही होती है, पैदावार अच्छी होती है। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। चित्र 10। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। आप देख सकते हैं सन 1900 में अच्छा खासा चित्र आता था। महिलाएं सूत कंपनी में काम कर रही हैं। प्रगलन। चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, यह विधि प्रगलन कहलाती है। आप विज्ञान पढ़े होंगे तो ये शब्द आपके सामने अवश्य आया होगा। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थीं जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी, जो कि आज भी यह प्रक्रिया जारी है। जब भी ऐसा करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना होता है तो सरकार उस पर जो भी विदेशी सामान आ रहा है उस पर शुल्क लगा देती है और इसे एंटी डंपिंग कहते हैं। एंटी डंपिंग चार्ज कह सकते हैं, फिर टैक्स कह सकते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन को पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, अर्थात मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आई। यह 1914 से लेकर 1918 वाला समयकाल। और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखाने में कपड़े का उत्पादन
बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ये इसी समय हमको लग रहा है कि गांधी जी आ भी चुके थे इस समय तक, और उन्होंने भी इस सब चीज़ों का समर्थन किया और बढ़ावा दिया।